अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 है मार्केटिंग मैनेजमेंट का वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस है क्या चीज़। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस में। नंबर 1 चूज़ द वैल्यू, नंबर 2 प्रोवाइड द वैल्यू एंड नंबर 3 कम्युनिकेट द वैल्यू। सबसे फर्स्ट हमने चूज़ करनी है वैल्यू। हमने अपनी वैल्यू को चूज़ करना है थ्रू टारगेट से, सेगमेंटेशन से एंड पोजीशनिंग से। हमने इन 3 चीज़ों को देखते हुए अपनी जो है चीज़ उसको चूज़ करना है। उसके बाद हमने प्रोवाइड करनी है वैल्यू थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, प्राइस सिस्टम से, आर-एन-डी सिस्टम से। आर-एन-डी सिस्टम होता है रिसर्च सिस्टम होता है जो हमारी हेल्प करता है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में। और उसके बाद हमने कम्युनिकेट करना है अपनी वैल्यू को। कम्युनिकेट हम थ्रू अपनी एडवर्टाइजमेंट से कर सकते हैं, ऑनलाइन मीडिया से कर सकते हैं, ऑफलाइन मीडिया से कर सकते हैं, पर्सनल लेवल से कर सकते हैं, इंटरनेट मार्केट से कर सकते हैं, मोबाइल मार्केट से कर सकते हैं। मतलब हमने अपने चीज़ जो भी है उसको एडवर्टाइज करना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस यही हो गया, चूज द वैल्यू थ्रू टारगेट सेगमेंटेशन पोजिशनिंग और देन प्रोवाइड द वैल्यू थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस, आर-एन-डी, परफॉर्मेंस वगैरह। और लास्ट में कम्युनिकेट कर देना थ्रू एडवर्टाइजिंग, ऑफलाइन मीडिया, मोबाइल मीडिया, जैसे भी आपको इजी लगता है आप उसमें कर सकती हैं। देन हमने उसके बाद हमने पढ़ा था जी वैल्यू चेन प्रोसेस देखा था। उसके बाद हमने अब देखना है कि वैल्यू चेन होता क्या है। तो वैल्यू चेन में हमने हमारे पास माइकल पोर्टर की एक्टिविटीज़ पढ़ी थी। हमारे पास बिहेवियर साइंटिस्ट था माइकल पोर्टर और उसने हमें 9 एक्टिविटीज़ बताई थी। 9 एक्टिविटीज़ में हमने 4 एक्टिविटीज़ स्पॉटिंग एक्टिविटीज़ थी और 5 एक्टिविटीज़ हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास स्पॉटिंग एक्टिविटी मतलब कि स्पॉटिंग एक्टिविटी में जो हमारे पास 4 एक्टिविटी थी वो कौन-सी थी? स्पॉटिंग एक्टिविटी हमारे पास सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, इसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, इसमें हमारे पास एचआरएम सिस्टम होता है, इसमें फर्म परफॉर्मेंस होती है, इसमें हमारे पास प्रोडक्शन होती है। 4 चीज़ें। नंबर 1 टेक्नोलॉजी होती है स्पॉटिंग एक्टिविटी में हमारे पास, एचआरएम होता है हायर करना जो भी करना। उसके बाद हमारे पास फर्म की होती है परफॉर्मेंस देखते हैं, फर्म की परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्शन करते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमारे पास 5 तरह की प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। नंबर 1 इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, नंबर 2 आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, नंबर 3 मार्केटिंग, नंबर 4 सर्विस एंड नंबर 5 में हमारे पास आ गया था ऑपरेशंस। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में हमारे पास हमारा रॉ मटेरियल आता है। जितना भी हमारे पास रॉ मटेरियल आएगा अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आता है। नंबर सेकंड में हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन हमारे पास जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस में। हमारे जितनी भी प्रोडक्शन होगी फिर इस पास हमारे पास रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल से चीज़ें प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएंगी। जितना भी प्रोडक्शन होगा वो ऑपरेशंस में आता है। ऑपरेशन में आ गया। नंबर थर्ड में हमारे पास आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड हमारे पास हमने अपनी चीज़ों को डिलीवर करना है, ट्रांसपोर्ट कर देनी है। जितनी भी हमारा रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन में गया, प्रोडक्शन में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचा दिया, आउट मतलब कि हमने सेल कर दी, वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आ जाता है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में नंबर 4 में हमारे पास होता था मार्केटिंग। मार्केटिंग में हमारे पास कस्टमर की हमारी नीड आ जाती है, नए उसके कस्टमर आ जाते हैं, नीड आ जाती है, उनकी इन्वेंट्री आ जाती है, किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है। इसमें हम इन्वेंट्री के बारे में लिख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आ जाती है कस्टमर्स की। और नंबर 5 पे सर्विस, हमने अपनी सर्विस को उनको प्रोवाइड देना है। हमारे पास अगर बेटर फैसिलिटी देंगे तो हमारे कस्टमर बढ़ेंगे, तो जिससे हमें प्रॉफिट होगा। हमने सर्विस उनको बेहतर तरीके से हमने उन्हें सर्विस प्रोवाइड करनी है। 5 चीज़ें थी प्राइमरी में, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में रॉ मटेरियल, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में ट्रांसपोर्ट कर देना चीज़ को, ऑपरेशन में हम प्रोडक्शन को देखते हैं, मार्केटिंग में हम नीड वांट को देखते हैं और सर्विस में हम बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। देन हमने उसके बाद हमने पढ़ा जी कोर कॉम्पिटेंस। कोर कॉम्पिटेंस टाइम टू टाइम इंक्रीज होते हैं और कोर कॉम्पिटेंस ऐसी एक चीज़ है जिसको इजीली कॉपी नहीं किया जा सकता। मतलब कि कोई भी ए फार्म की कॉम्पिटेंस बी फार्म वाले नहीं कॉपी कर सकते। हम कोर कॉम्पिटेंस को एज अ कम्पिटेटिव एडवांटेजेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि इसे हम कॉपी इजीली नहीं कर सकते। हमने आर एन डी पढ़ा था कि हमने वैल्यू को डिलीवर करना है, उसमें आर एन डी हमने पढ़ा था। जो प्रोवाइड दी वैल्यू में हमने उसमें देखा था आर एन डी क्या चीज़ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर एन डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है जो हमारे पास हेल्प करती है
डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च करती है और डेवलपमेंट वाले मदद देते हैं हम अपनी प्रोडक्ट को किस तरह मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद जी हमने पढ़ा था 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे हमने। हमने 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। नंबर 1 कॉर्पोरेट प्लानिंग पढ़ा था, नंबर 2 डिवीजन प्लानिंग पढ़ा था, नंबर 3 बिजनेस प्लानिंग पढ़ा था और नंबर 4 पे प्रोडक्ट प्लानिंग पढ़ा था। इन सब को डिफाइन करने से पहले हमने देखा था हमारा जो मिशन होता है, अपनी कंपनी का जो मिशन होता है वो मिशन मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए। और हमारी जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग हमारी वेरी ओरिएंटेशन होनी चाहिए, यानी अपवर्ड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मिशन हमारा मार्केट ओरिएंटेशन होना चाहिए, मार्केट ओरिएंटेशन हो जाए तो आप कस्टमर को पता होना चाहिए। और हमारे पास जो प्लानिंग है वैल्यू ओरिएंटेशन होनी चाहिए। आगे इनको डिफाइन करते हैं हम। कॉर्पोरेट एंड डिवीजन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है हमारे पास? कॉर्पोरेट एंड डिवीजन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हमने 4 चीज़ें देखनी है। नंबर 1 डिफाइन करना है हमने कॉर्पोरेट मिशन, हमारा जो मिशन है वो कैसा होगा। नंबर उसके बाद हमने 2 करना है एस्टेब्लिश करना है एसबीयू। एसबीयू कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। नंबर 3 पे हमने करना है असेसिंग रिसोर्सेज टू ईच स्ट्रेटेजी। उसके बाद नंबर 4 पे करना है हमने असेसिंग करना है ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्या है, डिफाइन कॉर्पोरेट मिशन। कॉर्पोरेट मिशन में हमने देखना है हमारा जो मिशन होता है वो मार्केट ओरिएंटेशन होना चाहिए। कस्टमर को इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। कस्टमर को हमने कम्युनिकेट इस तरह से करना है कि उन्हें हमारे कस्टमर हमारे कंपनी का मिशन इजीली पता हो। उसके बाद हमने करना है एस्टेब्लिश करना है एसबीयू यूनिट, एसबीयू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। इसमें हमारे पास जो मैनेजमेंट होती है सेपरेट मैनेजमेंट होती है, मतलब कि अकाउंट्स के लिहाज से अलग होगी, सेल्स के लिहाज से अलग होगी, स्टॉक के लिहाज से अलग होगी। डिफरेंट मैनेजमेंट होती है फॉर डिफरेंट थिंग्स के लिए। उसके बाद नंबर 3 पे हमने पढ़ा था असेसिंग रिसोर्सेज टू ईच यूनिट। असेसिंग रिसोर्सेज में ये हमारे पास जो बेस करती है बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा क्या चीज़ है। उसके बाद हमने करना है 4th पार्ट है हमारे पास असेसिंग करना ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटी। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में देखना है। तो ये हमारे पास आ गया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी असेसिंग पार्ट 4। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, इंटेंसिव ग्रोथ, इंटीग्रेटेड ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ। जो हमारे पास इंटेंसिव ग्रोथ है, इंटेंसिव ग्रोथ में हमारे पास प्रोडक्ट मार्केट आ जाती है, एक्सपर्ट ग्रेड आ जाती है। और उसके बाद इंटीग्रेटेड में हमारे पास फॉरवर्ड जाते हैं, बैकवर्ड आ जाते हैं, इंटीग्रेटेड वर्टिकल। और डाइवर्सिफिकेशन में हमने 3 चीज़ें देखी थी। नंबर 1 कंसंट्रिक्स, हॉरिजेंटल एंड कंग्लोमेरेट देखी थी। जो हमारे पास कंसेंट्रिक्स होती है वो हमारे पास सिमिलर वे में काम होता है, जैसे रेगुलर काम होता है इसी तरह काम होता जाएगा। और ये दूसरे पर हमने साइड पे लिखा है मानी मार्केट पेनिट्रेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट। ये हमने पहले पढ़ा है कि प्रोडक्ट मार्केट क्या होती है। इसमें ये ग्राफ में मैंने बताया, एक तरफ लिखा है मैंने मार्केट पेनिट्रेशन, एक तरफ लिखा है मैंने मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट डाइवर्सिटी। एक ग्राफ में आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटेंसिव, मैंने आपको बता दिया कि सिमिलर होता है जो रेगुलर काम होता है। उसके बाद हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में हम मतलब कि हम कोई भी एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, हमने फ्रिज कर रही है उसकी जगह हमने रेफ्रिजरेटर भी बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग करना, उनको वर्टिकल में लेके जाना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उसके रिलेटेड हमने वो थिंग्स भी बनानी है। उसके बाद कंग्लीमेरेट क्या होती है, उसमें हमने टारगेट करना है न्यू मार्केट, मतलब जो भी न्यू मार्केट है हमने उसको टारगेट करना है, उसके मुताबिक हमने प्रोडक्ट्स को बनाना है और सेल आउट करना है। ये हमारे पास आ गया बीसीजी मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट था जो मार्केट एंड डिवीजन प्लानिंग का था। हमारे पास इसमें राइट तरफ होते हैं मार्केट ग्रोथ होता है और हमारे पास नीचे होती है मार्केट शेयर। अगर हमारे मार्केट ग्रोथ रेट हाई होंगे और हमारी मार्केट शेयर भी हाई होंगी तो ये स्टार में जाएगा। अगर हमारी मार्केट ग्रोथ लो लो होंगे, अगर मार्केट मार्केट लो लो होंगे और मार्केट शेयर हाई होंगे तो ये कैश काउ में आएगा। अगर हमारे जो है मार्केट ग्रोथ है वो हाई होगी और मार्केट शेयर्स हमारे पास लो होंगे तो ये क्वेश्चन मार्क में आएगा। और अगर दोनों लो होंगे, मार्केट पेनिट्रेशन मार्केट ग्रोथ भी लो हो और मार्केट शेयर भी लो हो तो ये डॉग में आ जाएगा। देन हमारे पास हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स में हमने चैन को डिफाइन किया था। सबसे पहले हमने देखा है कि हमारा मिशन क्या है, हमने उसके बाद मिशन देखना है। उसके बाद हमने शॉर्ट एनालिसिस को देखना है, शॉर्ट एनालिसिस के बाद हमने अपना गोल को फॉर्मुलाइज करना है। उसके बाद स्ट्रेटेजीज बनानी है, उसके बाद प्रोग्राम बनाना है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करनी है। उसके बाद नंबर 1 फीडबैक हमने लेना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में हमने देखना है
हमारा बिजनेस मिशन मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट ओरिएंटेशन होना चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब है कि हमारे कस्टमर को इसके बारे में हमने कम्युनिकेट करना है, उन्हें हमारे ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमने शॉर्ट एनालिसिस करने, शॉर्ट एनालिसिस हम चार तरीके होते हैं सोर्स। एस का मतलब स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस होता है, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी होता है और टी का मतलब थ्रेड्स होते हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है हमारी इंटरनल होती है, और जो हमारी अपॉर्चुनिटी होती है एंड थ्रेड्स होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, हमने अपने शॉर्ट एनालिसिस कर लिया, अपने जितने भी हमारा बिजनेस था उसका शॉर्ट एनालिसिस किया। शॉर्ट एनालिसिस के बाद हम देखते हैं गोल को फॉर्मलाइजेशन करते हैं, कि हमने देखते हैं कि हम मैनेजमेंट जो होती है वो डिसाइड करती है ऑब्जेक्टिव्स को। शॉर्ट एनालिसिस को देखते हुए उनकी जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको देखते हुए उन्होंने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है, अलायंस करना है उन्होंने, कि हमें क्या करना चाहिए शॉर्ट एनालिसिस को देखते हुए। उसके बाद हमने उन्होंने स्ट्रेटजीज बनानी है। इस स्ट्रेटजी फॉर्मुलाइजेशन में उन्होंने अपनी कॉस्ट को देखना है, उनकी कॉस्ट स्ट्रेटजी क्या है, उनके लीडरशिप कौन होंगे, कौन इनको लीड करेगा, उनकी कॉस्ट कितनी आएगी, उनकी कॉस्ट कितनी लगानी चाहिए, लीडरशिप को क्या देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम बनाने, उसके बाद प्रोग्राम डिफरेंट प्रोग्राम बनाने, डिफरेंट सेटअप करना है, वीकली मंथली जो भी वो करते हैं उन्हें प्रोग्राम बनाना है। उसके बाद उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जो उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई है, गोल बनाया उनको इम्प्लीमेंट करना है। जिस टाइम वो इम्प्लीमेंट कर देंगे अपना प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे, उसके बाद उन्होंने फीडबैक लेना है। फीडबैक लेते हैं वो किसी भी ऐसी भी फीडबैक ले सकते हैं, मोबाइल के थ्रू ले सकते हैं, डिफरेंट टॉक टू टॉक सामने बात करते कस्टमर से ले सकते हैं, अपने जिधर सेल आउट करते हैं चीज़ें वहाँ से लिखते हैं। उसके बाद हमने थ्रेड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, थ्रेड्स में हमने डिफेंस के बारे में पढ़ा था। जो सब नंबर वन हमने पढ़ा था जी अपोजिशन डिफेंस। अपोजिशन डिफेंस मतलब कि दूसरे का डिफेंस को, हमारा डिफेंस लो हो और दूसरे का ज़्यादा हो, अपोजिशन दूसरे की तरफ से हमें अटैक हो सकता है। और उसके बाद फ्लैंक डिफेंस पढ़ा था, वीक की पोजीशन बाय टू स्ट्रांग, हमारी पोजीशन वीक हो दूसरे की स्ट्रांग हो, वीक पोजीशन पे कोई अटैक कर सकता है। उसके बाद प्रीमेटिव डिफेक्शन पढ़ा था, एग्रेसिव डिफेंस, कोई गुस्से वाले हो वो डिफेंस हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद हमने मतलब काउंटर इफेक्ट मतलब कोई फास्ट अटैक करता है हम पे, हमारे पास वो थ्रेट होता है, हमें मोबाइल का थ्रेट हो सकता है, कोई मोबाइल को हाई कर लेता है, ट्रेस कर लेता है, स्ट्रेटजी वो मोबाइल को ट्रेस कर लेता है, जिसके आईडी हाई कर देता है उसे। उसके बाद हमने कंट्रेस्ट डिफेंस पढ़े थे। डिफेंस के बाद हमने पढ़ा था जी से मार्केट बाय ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा था। इसमें हमने देखा था, हमने सबसे पहले रिव्यू करना है मार्केट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हमने सेट करने एम्प्लॉई ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉइज के क्या ऑब्जेक्टिव हैं उनको सेट करना है इस मुताबिक कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच हो रहे हो। उन दोनों को उसके बाद मॉनिटर करना है, दोनों के कस्टमर एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को हमने मॉनिटर करना है। मॉनिटर करने के बाद हमने इवेल्युएट करना है ऑब्जेक्टिव को। उसके बाद इवेल्युएट करना मतलब कि रिजल्ट हमने देखने कि क्या हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो सही हुए कि नहीं हुए। उसके बाद हमने रिवार्ड देना है, उसके बाद अगर वो सही है तो हमने रिवार्ड देने हैं अपने कस्टमर को। उसके बाद हमने कॉस्ट स्ट्रेटजी में पढ़ा था, वैल्यू चेयर पढ़ा था, इसमें हमने फोकस करते हैं और स्ट्रॉन्ग पे नाइची मार्केट्स में आ जाता है, लीडरशिप आ जाता है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाती है। उसके बाद हमने स्ट्रेटजी अलाइन पढ़ा था कि डिफरेंशिएट लाइन होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा था बार्गेनिंग क्या चीज़ है। बार्गेनिंग बायर होते हैं एंड सप्लायर होते हैं। बार्गेनिंग हमारे पास आई फाइट अमाउंट लार्ज अमाउंट होती है। हमारे पास ये सब था सेकंड चैप्टर में। इसमें हमने देखा है कि हमारे पास वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस क्या है, उसमें हमने उसकी डेफिनेशन की है तो वैल्यू चेन प्रोसेस से की। तो उसके बाद हमने वैल्यू चेन पढ़ा था कि हमारे पास उसमें माइकल पोर्टर के थे, माइकल पोर्टर की 9 एक्टिविटीज़ पढ़ी है। उसके बाद हमने कोर कंपिटेंस पढ़ा, कोर कंपिटेंस के बाद हमने उसके बाद स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स पढ़े, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स पढ़े, मार्केट बाय ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा। तो ये सब सेकंड चैप्टर में था। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर राइटिंग का मसला हुआ तो मुझसे आप पूछ सकते हैं दोबारा। तो जैसे मैं आपको डिफाइन कर दिया, उम्मीद है कि आप सबको समझ लग जाएगी। अगर फिर भी किसी को कोई मसला हुआ तो वो मुझसे पूछ सकता है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।